हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिवीजन सीरीज हमारे प्यारे परिवार एसबीआई ट्यूशन क्लासेस पर चल रही है और एग्जाम में आपके ज्यादा समय नहीं है। और आज ही आपका देखा गया है कि मध्य प्रदेश बोर्ड ने या एमपी बोर्ड ने आपके लिए एक प्रश्न बैंक तैयार की है, जिसमें कि आपके सभी विषय के प्रश्न होने वाले हैं। और कहीं ना कहीं 10वीं क्लास के बच्चों की एग्जाम के लिए वो एक संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं। अब देखा यह गया कि उसमें आपके सॉल्यूशन नहीं दिए हैं या उत्तर आपके वहां पर नहीं दिए हुए हैं। वहां पर आपके मिलने वाले हैं, आपके पूरे ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं कि पूरी बुक से कितने ऑब्जेक्टिव मिलने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मिलने वाले हैं, सही जोड़ी मिलने वाली है। साथ ही मैं आपको बताता जाऊंगा कि इनका आपका डिटेल सॉल्यूशन हमारे कौन से वीडियो में मिलने वाला है। तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी पीछे देख सकते हैं, हमारा पोस्टर है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको डेली क्लासेस या वीडियो क्लासेस प्रोवाइड हो रही है। और आप इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि अब एग्जाम तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्लासेस ही आपकी होने वाली है। और साथ में आज आपके लिए क्या है मैं आपको बताता हूं अगली स्लाइड में। क्या है आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश या एमपी बोर्ड ने, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल परीक्षा 2025 इसके लिए प्रश्न बैंक तैयार की है। प्रश्न बैंक का मतलब होता है इन्हीं प्रश्नों के बीच से आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर आपका होने वाला है कि जैसा कि आपको ये पीछे मेरा ब्लूप्रिंट दिख रहा है, इसके लिए मैंने एक वीडियो आपकी एक सेपरेट वीडियो अलग से बना चुका हूं कि यहां से कौन सी यूनिट है आपकी, कौन सा टॉपिक है, कितने नंबर का आने वाला है। तो ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा, या कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप अपनी स्मार्ट स्टडी को एकदम कंटिन्यू कर सकें। अब यहां पर देखिए कुछ इंफॉर्मेशन आपकी लिखी हुई है। पूर्णांक आपका होने वाला है 75 नंबर का, समय आपका होने वाला है 3 घंटे। अब देखिए, अब यहां से चालू होती है आपकी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में क्या क्या होने वाला है, क्वेश्चन बैंक में होने वाला है आपके सबसे पहले होने वाला है ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव में आपके लगभग 50 से 60 के समथिंग ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो उन सारे ऑब्जेक्टिव को आपको मैं वीडियो उसके लिए प्रोवाइड करवाने वाला हूं, ताकि आप अच्छे से उनको समझ कर सॉल्व कर सके। और जैसा मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग अब पेपर आने लगा है, तो यहां कहीं ना कहीं ये आपकी चैप्टर में, ये आपकी बुक में एक सवाल टाइप का है, लेकिन यहां आपके ये ऑब्जेक्टिव में, तो इसको हल करने के लिए आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यदि आपको इसको पूरा सॉल्यूशन नहीं आता तो आप इसको यहीं पर नहीं लगा सकते। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन होने वाला है अपना 8, 9 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। अब 8, 9 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, ये देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको सभी बच्चों सोल्व करोगे। जैसे हम 8, 9 और 25 का निकालना, तो आप अपनी रफ कॉपी में इसका फटाफट आंसर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, तो आप अपनी रफ कॉपी में इसको सोल्व करके आपको इसको डायरेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप इसका एलसीएम। तो एलसीएम है 2 चौका 8, 9, 25, फिर आप इसको 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 9, फिर 25, 2 से कट करेंगे, फिर से 2 एकम 2, फिर 9, फिर आपका होने वाला है 25। अब 2 वाली संख्या खत्म होती है तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 3 9, फिर आ जाता है 25, फिर 3 से कट करते हैं इसको, 1, 3 एकम 3, 25, 25 को आप सीधा 5 से कट कर सकते हैं, 55 25 और 5 का आएगा सीधा 5 एकम 5। चलिए अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सभी को गुणा करना है। करिए गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 का होता है हमारा 72। अब 72 गुणा यहां से आप 5 गुणा 5 करेंगे तो 25। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में इसको तोड़ लिया है, ताकि हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकें। 25 का 2 गुणा 2 में करेंगे, 25 2 होता है 50, आपका हासिल आता है 5, 25 7 होता है 175, और 175 में 5 जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा 180। यहां पर 1800 आपका इसका होने वाला है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि 94 और 1 सेकेंड कि 94 और 404 का HCF होगा। तो दोस्त HCF को मैंने आपको बताया, HCF का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित बराबर कर दे। ठीक है, तो आइए इनका HCF निकालते हैं। चूंकि HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, आप दोनों को फैक्टराइज करेंगे। दोनों को फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पर 94 है, 94 को आप कट करेंगे 2 से, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, ये आपका एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और फिर अभाज्य संख्या स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती, तो हम 47 को 47 से काटेंगे। फिर आता है आपका
404 404 को फैक्टराइज करिए, गुणनखंडित करिए, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूनी 4, फिर आपका आता है 0, फिर 4 आता है, 2 दूनी 4, फिर से हम इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, फिर 0, 2 एकम 2। अब यहाँ पर ये आपका 101 है, 101 किससे कटेगा आपका? 101 2 से नहीं जाता, ना ही 3 से जाता है, आप इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 101 आपका आ जाएगा, जैसे मान लो 2 से नहीं कट रहा आपका, 3 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से आप काट के देख लो इसको, 7 से भी नहीं कटेगा। किससे काटेंगे हम इसको? हम इसको काट के देखते हैं, 11 से नहीं कट रहा आपका, हम इसको सीधा 101 से कट कर लेते हैं, 101 एकम 101, ठीक है। अब यहां पर क्या होने वाला है आपका? 2 गुणा 47, ये किसके फैक्टर हैं? ये आपके फैक्टर हैं 94 के। फिर 404 के क्या क्या फैक्टर है आपका? 404 के फैक्टर होने वाले हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। चूंकि मैंने आपको बताया था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में आ रहा है, वो है 2, और 2 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो इनका जो महत्तम समापवर्तक निकल के आने वाला है, महत्तम समापवर्तक होगा इनका 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो जो आपका पहला वाला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, वहां पर मैंने रूट वाली विशेषकर संख्याएं बताई थी कि ऐसी संख्याएं जो अभाज्य है और वो आपके रूट के अंदर दे दी जाए तो वो हमेशा अपरिमेय संख्याएं ही होगी। अब परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वे संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब वहां पर एक अंश होगा और एक हर होगा, मतलब एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, जहां पर q कभी भी नहीं होना चाहिए 0 के, ठीक है। जब q 0 नीचे हो जाएगा तो आपकी संख्या अपरिभाषित या इनफाइनाइट हो जाएगी, लेकिन q आपका कभी भी वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। q 0 का मैंने बताया था, यदि आप किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वह अनंत या अपरिभाषित होती है, ठीक है। और लेकिन 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाएगी। चलिए, अब अपरिमेय संख्या है √2, ये भी अपरिमेय है, √3 ये भी अपरिमेय, √5 ये भी अपरिमेय, मतलब यहाँ पर उपरोक्त सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं होने वाली हैं। अब जैसे आपको आता है 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक, तो 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक आप उसी अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, दोनों का अलग अलग फैक्टराइज करेंगे और जब उनका कॉमन ढूंढेंगे तो कॉमन वहां पर आपको मिलेगा बड़ी से बड़ी संख्या, वो मिलेगी 13, मतलब 13 इसका क्या होने वाला है? महत्तम समापवर्तक या HCF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन फिर आता है आपका महत्तम समापवर्तक 17, 13, 29 का महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, जहां मेरी जानकारी है कि सारी कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं। अब सारी अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो हमेशा होगा 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनमें कोई ऐसा बड़ा नंबर नहीं होगा जो इनको पूरी तरह विभाजित कर दे 1 के अलावा। फिर संख्याओं 5, 15 और 20 के लिए लघुत्तम का 20 के लिए एलसीएम का HCF का अनुपात होगा। मतलब करना क्या है आपको? इनका एलसीएम निकालना है। पहले क्या निकालना है? इनका लघुत्तम समापवर्तक, फिर निकालना है इनका महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और उन दोनों का अनुपात बताना, जैसे कि आप अनुपात देख सकते हैं यहाँ पे। अब अनुपात ठीक है हमें दे दिया है, तो मैं निकालूंगा इनका लघुत्तम समापवर्तक। अब 5, 15 और 20, 5, 15, 20 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक आने वाला है आपका एलसीएम आएगा हमारा 60, ठीक है। सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि हमने यहाँ पर पढ़ाई है और पूरी तरह अच्छे से एक एक चीज उसमें क्लियर करके बोली है कि अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है कि अभाज्य और गुणनखंड, मतलब सारी अभाज्य संख्याओं द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ लिया जाता है या उसको गुणनखंडित कर लिया जाता है। तो ऐसे इसी विधि से इसका लघुत्तम समापवर्तक हमारा निकलेगा 60। और इसका HCF क्या होने वाला है? इसका HCF आपका होने वाला है, जैसे आपका संख्या क्या है 5, 15 और 20, तो इनमें महत्तम जो हाईएस्ट संख्या होगी वो होगी 5, जो इनको पूरी तरह विभाजित कर दे तीनों को, बड़ी से बड़ी। 5 के अलावा कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं होगी जो तीनों को विभाजित कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका HCF होगा 5। अब हमसे पूछा है LCM का HCF का अनुपात होगा, तो LCM पहले बोला है तो आप LCM पहले लिखोगे 60, और HCF बाद में बोला है तो या बटे में लिख सकते हो 60/5। आप इसको काटोगे 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बारी कट चुके हो, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 बचा, मतलब हमारा जो आंसर निकल के आएगा 12:1। 12:1 इसका आंसर एकदम राइट है, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन हमारा आता है। 7वां क्वेश्चन में ये बोला है हमसे कि 3 + 2 √5, 3 + 2 √5,
क्या है, कौन सी संख्या है, 3+2√5। मैंने जब परिमेय अपरिमेय संख्या बताई थी आपको तो बोला था अपरिमेय संख्याओं का प्लस माइनस में कोई भी संख्या जाती है वो हमेशा आपकी अपरिमेय रहने वाली है। तो ये भी कैसी संख्या है आपकी, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या होने वाली है। ठीक है, अब हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा एलसीएम 8 है, तो क्या निकालना है हमें। अच्छा, यहां पर कुछ दे नहीं रखा है क्लियरली, तो जहां तक मेरा ख्याल है आपका एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया, क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल है यहाँ पर 32 और उनका लघुत्तम समापवर्तक है 8। ठीक है, और ये जो है इनका HCF पूछा होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं HCF। ठीक है, इसका लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। अब HCF हमें निकालना है, तो हमारा सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, अब गुणनफल दे रखा, मतलब इस पूरे की वैल्यू हमें दे दी है 32, फिर LCM क्या दे रखा है, LCM दे रखा है 8 और हमें निकालना है उनका HCF। तो HCF की वैल्यू निकालूंगा तो ये 8 यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर आके ये भाग में हो जाएगा 32/8 बराबर आपका हो जाएगा HCF। ठीक है, अब 8 से 32 को काट दूंगा मैं 4 बार, तो मतलब HCF की जो वैल्यू आ गई कितनी आई, HCF की जो वैल्यू आई है 4। तो इसका आंसर 8 का हमारा होने वाला है 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। अब यहां पर कुछ समझने वाली चीज है, कैसे देखिए जरा इसको। अब क्या है कि x² - 3 के शून्यक है। अब शून्यक निकालने हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि ax² + bx + c एक द्विघात समीकरण होता है। यहां पर आपकी एक दो घात वाली पद दे दिया है, दूसरा आपका एक अचर पद दे दिया है, तो इसमें हम इजीली इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो कंपैरिजन है, इसकी जो तुलना है वो हम 0 से कर देंगे। तो x² बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x² बराबर हमारा हो जाएगा 3। फिर x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी √3 और हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस और माइनस। ठीक है, जब भी स्क्वायर आपको उधर जाता है तो आपकी दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस में मिलती है और एक माइनस मिलती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए बी। फिर निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद जो हमारा अभी चैप्टर वर्तमान में चल रहा है, जिसके आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, अच्छा इसके पहले मैं आपको करवा चुका हूं आई थिंक। तो बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा पद हो। अब बहुपद की एक परिभाषा है कि बहुपद की घात कभी भी भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होती। तो जहां पर भी आपको ऐसा केस दिखता है वो आपका बहुपद नहीं है, बाकी यदि ऐसा केस नहीं है मतलब वो आपका बहुपद है। तो देखिए ये बहुपद बिल्कुल हो सकता है क्योंकि इसकी घात ना ऋणात्मक है ना भिन्नात्मक है। ठीक है, भिन्नात्मक मतलब जिसके जो भिन्न के रूप में है वो आपका बहुपद नहीं हुआ, ये भी आपका बहुपद हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1/x है, तो इस x को मैं यदि ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी। आगे क्या है आपका -1 है। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई कि बहुपद की घात कभी भी ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकती, मतलब ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन हमारा 13वां, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0। क्या क्वेश्चन है आपका, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। तो हर क्वेश्चन पेपर में जितने भी साल के आप क्वेश्चन पेपर ले लेंगे उसमें आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है, हल संगत है असंगत है, ठीक है, और अद्वितीय हल है कोई हल नहीं है, अरे अनंत अनेक हल है, ऐसे आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एक अद्वितीय हल होने की कंडीशन हमसे पूछिए, ठीक है, एक अद्वितीय हल होने की शर्त है। अब एक अद्वितीय हल होने की शर्त आप सभी को पता है कि ये जो होती है, ये वाली कंडीशन जो है, इसमें हमारे होने वाले हैं अनंततः अनेक हल, ठीक है, और इसमें जो आपके समीकरण युग्म बनते हैं वो बनते हैं असंगत, ये भी आपको याद रखना है। फिर यहां पर होती है आपकी ये वाली कंडीशन होती कोई हल नहीं, कोई हल, अच्छा ये असंगत नहीं होगा, ये आपका संगत होगा। यहां पर होने वाली है आपका हल जो है समीकरण में कैसे होंगे, संगत होंगे, कोई हल नहीं, तो ये आपका होने वाला है असंगत।
ठीक है। अब असंगत फिर कोई नहीं, लेकिन आपका एक अद्वितीय हल होने वाली कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 को। और इसमें रेखाएं आपस में कैसे होती है, प्रतिच्छेदी होती हैं और समीकरण युग्म होते हैं संगत। अब याद करने के लिए मैंने आपको बताया कि जिसमें हल होते हैं, चाहे अनंततः अनेक हल हो चाहे एक अद्वितीय हल हो, वो हमेशा होंगे संगत, और इसमें कोई हल नहीं होता वो होगा आपका असंगत। तो आप याद रखने के लिए एकदम अच्छी ट्रिक है। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बाई ग्राफ के जरिए से बताया है कि इसको अच्छे से कैसे आप याद रख सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका कि रेखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का एक अद्वितीय हल नहीं होने की शर्त है। कोई एक अद्वितीय हल नहीं मतलब कोई हल नहीं होने की शर्त है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि किसी एक ही चैप्टर से दो क्वेश्चन आपको एक साथ मिल रहा है, और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपकी सीरीज चल रही पूरे चैप्टर की उसमें आपको अच्छे से कंप्लीट करा हुआ, ताकि आपको रटना ना पड़े, आप समझ के इसको आसानी से कर सकें हल, ठीक है। अब एक अद्वितीय हल नहीं होने की कंडीशन, तो इसमें एक अद्वितीय हल होगा, इसमें अनंतता अनेक हल होंगे, इसमें कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब रेखिक समीकरण युग्म में a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 का अनंतता अनेक हल होने की शर्त है। अनंतता अनेक हल होने की शर्त मैंने आपको अभी बताया, जिसमें तीनों चीजें इक्वल होंगी, वो कैसी होंगी, अनंतता अनेक हल होने की शर्त हमारी होंगी, मतलब इसमें रेखाएं आपकी संपाती होंगी। कैसी होंगी, संपाती, ठीक है। और कैसे होंगे इसके जो रेखा जो समीकरण है कैसे होंगे, इसके समीकरण होने वाले हैं संगत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूलों का योगफल होगा। के मूलों का योग क्या होता है आपका, मूलों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर माइनस का b बटे a, जहां पर ये है आपका क्या होता है, ये है आपका x का गुणांक, फिर आपका -x का गुणांक होता है, और ये आपका x² का गुणांक होता है, ठीक है, माइनस का b बटे a, ठीक है। ये आप सबको याद होगा के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल आप सभी को पता है, अल्फा गुना बीटा बराबर c बटे a, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है गुणनफल, c बटे a। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, क्या होंगे दो भिन्न वास्तविक मूल, यदि b² - 4ac किससे बड़ा होगा, ये b² - 4ac बड़ा होगा 0 से, ठीक है। फिर द्विघात समीकरण है x² + bx + c = 0 में दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, बराबर वास्तविक मूल का बोले तो बराबर की वाले जब आपको ये वर्ड मिल जाए तो b² - 4ac बराबर होगा 0 के, ठीक है। अब ax² + bx + c = 0 का कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे कब, जब b² - 4ac से बड़ा हो आपका 0, क्यों, क्योंकि यहां पर मूल आपके होने वाले काल्पनिक, ठीक है। अब इस वाले पेज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है कौन सा, अच्छा ठीक है, हम इसमें 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम इसमें 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन आपकी ये वाली सीरीज आपकी लगातार चलने वाली है, और आपकी प्री बोर्ड एग्जाम जो कि आपका 16 तारीख से, और जहां तक मेरी जानकारी आपका 20 तारीख का गणित का पेपर है। तो ये वाली सीरीज आपको कंटिन्यू मिलने वाली, और हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में भी एक वीडियो क्लास मिले इसकी, और इवनिंग में भी एक वीडियो क्लास मिले, ताकि आप अच्छे से अपना रिवीजन कर पाए। तो यही सीरीज मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूं आपके एग्जाम से पहले, और इसको जल्दी से जल्दी मैं खत्म करूंगा। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।